नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बस खाली आप प्रीवियस ईयर पढ़ते जाइए। जितना हम लोग समझा रहे हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन आप समझते जाइए। सारे टीचर्स लगे हुए हैं आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को शेयर करिए। बहुत जितना ज्यादा आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, उतना ही आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या लिखा है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों क्या लिखा है। बोधगम्य निवेश, परिकल्पना का अनुवीक्षण, प्राकृतिक क्रम और बोधगम्य उत्पाद। तो दोस्तों इसमें क्या, ये बोधगम्य निवेश की बात कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था स्टीफन क्रेशन जो है, इनसे हर देखेंगे आप एग्जाम में क्वेश्चन बन ही रहा। अभी जो पिछले शिफ्ट में पेपर हुआ है, उससे भी इनमें स्टीफन क्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए ये भी उन्हीं का ही है, बोधगम्य निवेश उन्हीं का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, अधिगम, विकास, अर्जन, कार्य। दोस्तों अवचेतन की बात कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, अवचेतन की बात कर रहा है। तो जब भी कोई भी ज्ञान की अवचेतन प्रक्रिया हो या स्वाभाविक हो, तो वो आपका क्या होगा, अर्जन हो जाएगा। यही अगर अवचेतन की जगह चेतन कह दिया होता, तब आपका अधिगम हो जाता। लेकिन अवचेतन कहा है, अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा अगर अवचेतन, तो वो क्या होगा, अर्जन, जो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? भाषा का अंग नहीं है पूछा है। ध्वनि, रूप, अर्थ, पठन। तो दोस्तों आपको पता है भाषा के 4 अंग होते हैं, ध्वनि, रूप, अर्थ, और एक नहीं दिया इसमें, वाक्य भी होता है। एक क्या होता है आपका, वाक्य होता है। लेकिन जो आपका पठन दिया है, ये आपका भाषा का अंग नहीं है, ये आपका कौशल है, ये कौशल है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? देखिए क्या है, श्रव्य भाषा पद्धति, संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद पद्धति, निगमन पद्धति। तो दोस्तों देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए, श्रव्य। श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना, जिसमें सुनने पे ज्यादा बल दिया जाएगा, मतलब वो मौखिक पे ज्यादा बल देगी, लिखित पे नहीं देगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी तीनों आपके लिखित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? ठीक है, पहला दिया है व्याकरण अनुवाद, दूसरा दिया है प्रत्यक्ष पद्धति, तीसरा दिया है गतिविधि आधारित अधिगम, और डी दिया है आपका विभिन्न दर्शनग्राही या ग्रहणशील पद्धति। तो पूछा है सभी पद्धतियों के बारे में। तो विभिन्न दर्शनग्राही या इसी को कहते हैं ग्रहणशील, मतलब आपको कई पद्धतियों को समझते हुए उसका उपयोग करते हुए उस पर ध्यान देना है। तो आपका बेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? सरसरी दृष्टि की बात कर रहा है। कल वाले सेशन में भी मैंने सरसरी और बारीकी पठन यानी स्कीमिंग और स्कैनिंग अच्छे से समझाया था ना। देखिए सरसरी दृष्टि कह रहा है गहन पठन, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, या सरसरी दृष्टि से देखना। तो सरसरी दृष्टि से देखना, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यही मतलब आपका स्कीमिंग होता है। अगर वो बारीकी से बोलता तो स्कैनिंग हो जाता आपका, तब बारीकी से पठन होता है। लेकिन सरसरी दृष्टि बोला है तो सरसरी दृष्टि से पठन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषताएं नहीं है? लेखन की विशेषताएं पूछ रहा है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। तो दोस्तों लेखन की बोल रहा है, तो लेखन में मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना कहाँ से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने,
तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, अमूर्त शब्दों की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो दिखाई ना दे। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे। बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना की विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। फिर क्या कह रहा है, शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं। और डी कह रहा है निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों जब देखिए क्या कह रहा है, अमूर्त जब वो सुनेंगे किसी चीज को, जब वो विविध उदाहरण सुनेंगे, उदाहरणों के माध्यम से जब वो समझेंगे, तब क्या होगा, तभी वो अमूर्त शब्दों को सीख लेंगे और वो मतलब किस वर्ग से, उदाहरण के द्वारा वो समझ सकेंगे कि किस वर्ग से वो संबंधित है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सबसे सटीक आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, संप्रेषणात्मक दक्षता बोला है, यानी जिसमें बच्चों के विचारों को ज्यादा महत्ता दी जाती है, उनके विचार के जो रहते हैं आदान प्रदान करने में सहायता होती है। तो वो कौन सा उपागम होगा, संरचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कौशल आधारित उपागम। अब आप तो इसका आंसर ऐसे भी लगा लेंगे क्योंकि सीधे आया है क्वेश्चन में संप्रेषणात्मक दक्षता, तो ये कौन से उपागम से होगा, संप्रेषणात्मक उपागम से होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रामाणिक आकलन क्या है। प्रामाणिक आकलन पूछ रहा है मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिबद्ध पर बल दिया जाता है। अनुदेशित इकाई के अंत में मानकों की तुलना में शिक्षार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों प्रामाणिक क्या होगा, जिससे पता चलेगा कि जो अधिगम के उद्देश्य है वो प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, मतलब जितने उद्देश्य निर्धारित किए गए थे क्या उनसे वो प्राप्त हो पाए हैं अभी तक या नहीं हुए हैं। यही जो आकलन आपका बता देगा वही क्या होगा, प्रामाणिक आकलन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। रचनात्मक आकलन के बारे में कह रहा है सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। तो दोस्तों रचनात्मक आकलन जो होता है पूरा जब तक शिक्षण कार्य चलता है, बच्चों को जब तक पढ़ाया जाता है तब तक वो चलता रहता है, उनके प्रक्रिया यानी प्रोसेस पे आधारित रहता है हमेशा, मतलब लगातार चलता रहता है। उसमें जो त्रुटियां आती है, कमियां आती है, उनको सुधारा जाता है। उनको रचना ज्ञान करने का निर्माण के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म यानी दिया जाता है जहां बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी, देखिए क्या लाभ है, यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है, पूर्णतः सही होना चाहिए, या अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। डी दे रहा है रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, और डी आपका क्या है, लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों देखिए लिखना है पूर्ति, ये सब गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट क्या है, वो रचनात्मक, जहां उनका सृजनात्मक रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता मिल रही है, वो कुछ नया कर सके। जहां पे सीटेट यही देखता है बच्चों का क्या विकास होना चाहिए, कैसा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जहां पे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे वही आपका सही होगा। तो यहाँ रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र लेखन में क्या होगा, बच्चे रचनात्मक कार्य करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालने शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा दा दा दा। ये मैंने आपको पेडागोजी की क्लास जो करवाई थी फर्स्ट क्लास, उसमें भी बताया था कि उसमें भाषा विकास का जो चरण होता है बच्चों का सब बताया था एक एक लाइन से, जिसमें बताया था ना बच्चे बा दा दा निकालते हैं, उनके मुंह से बहुत थूक निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बबलिंग एज कहते हैं। कौन सा बबलिंग एज, जो 6 माह तक रहती है, 6 से 8 माह तक लगभग चलती है वो। तो क्या कहते हैं, देखिए क्या मिल रहा है आपको, किलकारी करने की अवस्था,
एक शब्दी अवस्था नहीं, इसमें जैसे एक शब्द क्या आपका चाचा बुआ, जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगता, मम बोलता है ना, मम मम, वो सब होता है। टेलीग्राफिक अवस्था, इसमें 2 शब्द चरण होते हैं आपके। बबलाने की अवस्था, देखिए दोस्तों यही मिल गया बबलाने, जिसे हम लोग बबली गेंज कहते हैं। ठीक है, 6 से 8 माह तक लगभग रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? कमजोरी को पहचानने की बात करिए दोस्तों, देखिए विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचानने की बात करिए, उसका निवारण उपाय नहीं कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, निष्पादन परीक्षण, योगात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, लिखित परीक्षण। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जब हम छात्रों की उनकी कमजोरियों का पता लगाते हैं ना, बताया था कि नहीं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले क्या, अगर कुछ मलेरिया या किसी कुछ हुआ रहता है तो क्या डॉक्टर उसको पहले निदान केंद्र में भेजता है, जहां पे उसका परीक्षण कर सके कि उसको क्या बीमारी है, क्या कारण है। तो यानी पता लगाना, कमियों का कारण लगाना निदानात्मक परीक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? देखिए, शिक्षक दिया है, विद्यालय, अवसरों की प्रकृति, पहचान तथा प्रोत्साहन। तो जब हम प्रथम भाषण अर्जन जब करने जाएंगे तो क्या सबसे ज्यादा क्या होगा, अवसरों की प्रकृति, जितने ज्यादा अवसर उसको मिलेंगे, बच्चे को जितने ज्यादा अवसर मिलेंगे वो उसका भाषा अर्जन उतना ही अच्छा होगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोधगम्य निवेश का अर्थ है। बोधगम्य निवेश का अर्थ क्या है? देखिए दूसरा क्वेश्चन बोधगम्य निवेश से आया है। देखिए, विषय वस्तु एवं सामग्री शिक्षार्थी की योग्यता के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, भाषा शिक्षार्थी बेहतर निष्पादन कर पाते हैं जब उन्हें अपनी क्षमता के स्तर से अधिक क्षमता वाले शिक्षार्थियों के साथ सीखने के मौके दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने अधिगम से सबल तथा कमजोर पक्ष को पहचानने की आवश्यकता है। और डी कह रहा है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से गृहकार्य करने के लिए पुनर्बलन प्रदान करता है। तो दोस्तों कुछ चीजें एकदम फैक्ट की तरह दिमाग में एकदम अच्छे से ठूस लीजिएगा, उसको बैठा लीजिएगा ना। क्या, जब भी बोधगम्य निवेश की बात करें तो हर एक स्तर से एक थोड़ा उठकर वर्तमान के स्तर से थोड़ा ऊपर की बात की जाएगी। तो वहां यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना। फिर क्या है, भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है। देखिए अर्जन अधिगम से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जिन्होंने अभी तक वो पेडागोजी की पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट फंसने वाले हैं उसमें समझाया जा चुका है। अब पूछ रहा अचेतन प्रक्रिया, भाषा अर्जन, भाषा शिक्षा, अधिगम, भाषा शिक्षण। तो दोस्तों सीधे सीधे जहां अचेतन प्रक्रिया आ जाए, अनकॉन्शियस माइंड दिख जाए, वहां क्या होगा, भाषा अर्जन होगा। यही अगर चेतन होता तो क्या हो जाता आपका, भाषा अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने में सहायक नहीं है? दोस्तों नहीं है, नहीं को फोकस करिएगा। भाषा के लिए अवसर सृजित करना, त्रुटियों के प्रति नकारात्मक रवैया हो गया, रवैया, सहयोगात्मक वातावरण, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो पूछ रहा भाषा सीखने में सहायक नहीं है, त्रुटियों के प्रति नकारात्मक रवैया यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा। क्योंकि दोस्तों क्या, त्रुटियों को भी एक संसाधन, टीचर क्या करते हैं, त्रुटियों को एक अच्छा संकेत मानते हैं कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो गलती से ही सीखेंगे। तो यहाँ आपका उसको नकारात्मक एज ए निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रव्य भाषा पद्धति किस पर बल देती है? श्रव्य यानी सुनने वाली जो पद्धति रहती है किस पे देती है? पठन तथा लेखन, वाचन तथा लेखन, श्रव्य तथा वाचन, श्रव्य तथा पठन। तो दोस्तों कान मतलब सुनने वाले, सुनने किस पे बल देगी, जब वो सुनेगा और बोलेगा, यानी श्रव्य तथा वाचन, इन्हीं दोनों पे आपका बल देगी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी श्रव्य तथा वाचन। आगे देखिए, किस उपागम में शिक्षार्थी अपने अनुभव के आधार पर नए ज्ञान की रचना करते हैं? नए ज्ञान की रचना कर रहे हैं दोस्तों। रचनावादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, बहुकौशल उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। ये सब ऐसे क्वेश्चन है तो गलत करने की गुंजाइश बनती ही नहीं है दोस्तों। खाली आप शब्दों पे, कॉन्सेप्ट ये सब पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जितना आप पढ़े रहेंगे उसी से आएगा। ठीक है,
देखिए रचनावादी पूछ रहा, नए ज्ञान का किस में करेंगे, रचनावादी उपागम में ही करेंगे ना, जिसमें बच्चे क्या अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पठन कौशलों में सरसरी दृष्टि से पढ़ना है। फिर आ गया सरसरी दृष्टि। पाठ्य वस्तु को स्वतंत्र पढ़ने के लिए प्रयुक्त पठन युक्ति, पाठ्य वस्तु में मुख्य अथवा समान बिंदु पता लगाने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि, पाठ्य वस्तु में विशिष्ट सूचना प्राप्त के लिए प्रयोग की गई प्रविधि, प्रत्येक अनुच्छेद के प्रथम वाक्य को पढ़ने के लिए प्रयोग की गई पठन युक्ति। देखिए दोस्तों, सरसरी दृष्टि फिर पूछा है, यानी वो किस लिए पढ़ रहा है, स्कीमिंग कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, मुख्य अथवा सामान्य बिंदु का जब वो पता लगाना रहता है, कोई जब हमें मुख्य अथवा समान बिंदु का पता लगाना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सरसरी निगाह से उसको देखते हैं कि नहीं, तो ये वही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, धारणाओं की व्यवस्था या किसी व्यवहार या तर्क की श्रृंखला के लिए नींव का काम करने वाला मूलभूत सत्य या प्रस्ताव क्या कहलाता है ना। देखिए फैक्ट से सीधे सीधे पूछा है, क्या क्वेश्चन है कि ये क्या कहलाता है जिसमें धारणाओं की व्यवस्था भी होगी, किसी व्यवहार या तर्क की श्रृंखला के लिए नींव का काम करेगा, वो क्या, जब सिद्धांत, उसे क्या कहेंगे, सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, सिद्धांत पे बेस ही क्या धारणाएं बनती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है, जो शिक्षण विधि होती है वो क्या स्पष्ट करती है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है। तो दोस्तों शिक्षण विधि होती किस लिए है, टीचरों के लिए होती है, टीचर यूज करते हैं बच्चों के लिए। तो शिक्षण विधि क्या स्पष्ट करेगी कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किन किन विधियों से पढ़ाना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह पहेलियों प्रश्नोत्तरी को रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, जिसमें भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, पहेलियां जो पूछते हैं, प्रश्नोत्तरी होता है, ये सब किसके बारे में जाना जाता है, क्या ये विधि है, उपागम है, शिक्षण प्रविधियां हैं या योजना है। दोस्तों ये शिक्षण प्रविधियां होती है, जो जानते हैं विधियों के अंतर्गत हम छोटे छोटे जो प्रविधियां यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वही है ये शिक्षण प्रविधियां, जैसे जिसमें रोल प्ले करवाते हैं, पहेलियां, प्रश्नोत्तर हो गया, ये वाद विवाद हो गया, ये सब आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, योगात्मक आकलन से क्या तात्पर्य है, योगात्मक आकलन से क्या तात्पर्य है, सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशलों के बारे में निर्णय देना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, विद्यालय में हर सप्ताह परीक्षाओं का आयोजन करना, अधिक रचनात्मकतावादी अथवा अधिक सकारात्मक प्रतिपुष्टि देता है। योगात्मक आकलन क्या करता है, सत्र की अवधि विशेष में वो क्या करता है, शिक्षार्थियों के कौशल के बारे में, वो कितना सीखे हैं, ये पूरी अवधि भर चलता रहता है उनका। योगात्मक क्या रहता है, पूरा अवधि में जितना योग थे, कितना सीख चुके, कितना उन्हीं के बारे में शिक्षार्थी कितना अर्जित किए ज्ञान, उन्हीं के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सहपाठी द्वारा दी जाने वाली प्रतिपुष्टि का क्या अर्थ होता है। देखिए किसी भी तरह के लेखन में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत, भाई दोस्त है सलाह दे रहा है तो उसका प्रयोग तो करेंगे ही। शिक्षण एकदम प्रक्रिया में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। लेखन में कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए, लेखन में नियमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ आपका डी सही होगा, डी नियमित मतलब उसके अगर दे रहा है, काम लायक है अगर वो, तो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जब हमें मिलता है तो उसको क्या हम लोग अपने लेखन में प्रयोग करना चाहिए उसको। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमें भाषा कक्षा में चारों भाषाई कौशलों के साथ किस रूप में कार्य करना चाहिए। चार भाषाई आपको पता है ना, पठन, वाचन, श्रवण, ये सब रहते हैं, एकीकृत, पृथकता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों कौशल मिला के क्या एकीकृत, उन चारों को साथ में करके हमें कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आमतौर पर बच्चे किस आयु में तरह तरह के अक्षरों की, जैसे बा दा दा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, वो मिलाकर ध्वनियां निकालनी आरंभ कर देते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन वैसा ही, लेकिन उसमें माह पूछा है ना, क्या पूछा है, 2 से 4 महीनों के मध्य में, 12 से 8 महीनों के मध्य में, 2 से 3 वर्ष के मध्य में, 6 से 8 महीनों के मध्य में। मैंने बताया ना बा दा दा, वो क्या कर रहा है, एक साउंड निकाल रहा है 6 से 8, यानी 6 से 8
8 महीने में। और ये साउंड कैसी है? बबलिंग गेज। अभी स्टार्टिंग में बताया ना, बबलिंग गेज, या इसे क्या कहते हैं? बबलाना, वो बबलाना। और ये कि बबलाना है ना। और ये आपका 6 से 8 महीने के अंतर्गत चलता है। आगे देखिए, जब एक शिक्षिका अधिगम में आने वाली कमी को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाती है तो क्या कहलाते हैं? उपाय सुझा रही है दोस्तों, तो क्या कहेगा? उपचारात्मक शिक्षण, निपुणता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, समूह परीक्षण। देखिए, जब अब वो उपाय कर रही है, अब परीक्षण उसका कमी का बता चुकी है, उपाय बता रही है, तो क्या उपचार कर रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपचारात्मक परीक्षण हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्द संपदा होती है। भाषा की यह विशेषता दर्शाती है कि भाषा यादृच्छिक है, कौशल संबंधी विषय है, भाषा व्यवस्था है, भाषा प्रजातिगत विशिष्टता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है? अद्वितीय ध्वनि संरचना, शब्द संपदा, और भाषा में बहुत चीजें मिली रहती हैं। क्या? भाषा एक व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भाषा क्या है? एक व्यवस्था है। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट जो हमारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो आज यहीं समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे टाइम से क्लासेस मिलती रहे, आप उनको पढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबका पेपर अच्छे से जाए, बस अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।